जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक किस वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो सम्राट अशोक थे वह इनमें से किस वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मौर्य वंश से। आपको बता दें दोस्तों कि अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है और यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। आपको बताना है जो ब्राह्मी लिपि थी उसको किसने स्पष्ट किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जेम्स प्रिंसेप। आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि को स्पष्टतः पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है और जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफ़ी रुचि थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो अशोक का अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स प्रिंसेप ने। आपको मैंने अभी भी बताया कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया और भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। आपको बताना है कि अशोक कौन से धर्म को अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म। आपको बता दें कि ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इसका प्रमाण भाब्रू लघु स्तंभ लेख में मिलता है। इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है। आपको बताना है कि अशोक का जो अभिलेख है उसमें वह किस नाम से संदर्भित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रियदर्शी। आपको बता दें कि अशोक ने प्रायः सभी अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। आपको बताना है कि जो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस में देखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चट्टान आलेख। आपको बता दें कि अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति का श्री गणेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। आपको बताना है कि जो कलिंग युद्ध लड़ा था वह किस स्थान के लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ढौली। आपको बता दें कि कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य के ढौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था और इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो सारनाथ है वहाँ पर किस सम्राट का किस सम्राट का स्तंभ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक का। आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए और भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे और भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख था अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख उसमें नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कुषाण। आपको बता दें दोस्तों कि अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पढ़।
आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पड़ थी और मौर्य काल में सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे और इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को कारसापड़ या धरड़ कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। काकड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अजात शत्रु। आपको बता दें दोस्तों कि अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसने 429 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और कुड़िक इसका उपनाम था। यह बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कुषाण। आपको बता दें दोस्तों कि पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुषाण था और बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बृहद्रथ। आपको बता दें कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था और पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो प्रसिद्ध सांची स्तंभ था वह इनमें से किसके समय में बना था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक के। आपको बता दें कि सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था और सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों को आकृतियां मंडित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? आपको बताना है जो पाटलिपुत्र है वह निम्न किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा और सोन। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा है और इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी और परिशिष्ट वर्तन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? आपको बताना है इनमें से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मनु स्मृति। आपको बता दें कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और मनु स्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं और इसकी रचना का जो समय था 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? आपको बताना है कि जो मगध में शाही मौर्य थे उसके बाद उत्तराधिकारी कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शुंग। आपको बता दें कि मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया और 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह शुंग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी देवभूति। आपको बता दें कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके उपरांत वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? आपको बताना है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वह किस वंश का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सातवाहन
वंश का। बता दें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां वलसराय की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? आपको बताएं जो सातवाहन थे उसके अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शीशे के। आपको बता दें कि सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं और शीशे के अतिरिक्त इनमें प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। आपको बताएं जो शक संवत 78 है वह क्या प्रकट करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कनिष्क का शासन। आपको बता दें दोस्तों कि प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था और इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी है। और शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है और भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया आपको, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के नाम से जाना जाता है जिसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शक संवत है वह किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद। आपको बता दें कि कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकाष्ट संवत प्रचलित किया। इसे शालिवाहक संवत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताना है जो शक पंचांग होता है उसका प्रथम मास यानी महीना कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चैत्र। आपको बता दें कि शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। इसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन महीने आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है जो हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से क्या उल्लेख होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वासुदेव का। आपको बता दें कि हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियाक्लिडिस का राजदूत था जिसने वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।